भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक असर, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से ही बहुत तीखी बहस होती रही है। कुछ लोग इसे विनाशकारी लूट बताते हैं, तो कुछ इसे आधुनिकीकरण का एक जरूरी दौर मानते हैं। तो आज हम 200 सालों के इस शासन की आर्थिक विरासत को ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों की कसौटी पर परखेंगे। ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है ना? जो लोग औपनिवेशिक शासन का समर्थन करते हैं वो अक्सर राजनीतिक एकता, लोकतंत्र, कानून का राज, रेलवे और अंग्रेजी शिक्षा जैसी बातें गिनाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर पूरी है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। हम ऐतिहासिक सबूतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 2 सदियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को असल में कितना और किस तरह से बदला। अच्छा, किसी भी असर को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब जब अंग्रेजों ने सत्ता संभाली, उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था आखिर थी कैसी? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 25%। जी हाँ, 18वीं सदी की शुरुआत में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैर जमा रही थी, उस वक्त भी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगभग 1/4 था। और ये जो सोने की चिड़िया वाली बात है ना, ये कोई सिर्फ कहावत नहीं थी, ये एक आर्थिक हकीकत थी। भारत उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, खासकर बेहतरीन सूती और रेशमी कपड़ों का। यहाँ तक कि यहाँ के जहाज बनाने की इंडस्ट्री की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि यूरोप के लोग भी भारतीय जहाज खरीदना पसंद करते थे। तो फिर ये सब कुछ बदल कैसे गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी, वो धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठी और इसके साथ ही भारत के साथ उसके आर्थिक रिश्तों का पूरा ढांचा ही बदल गया। इस बदलाव को समझने के लिए धन की निकासी है, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल था जिसके तहत ब्रिटेन ने एक सिस्टम बनाकर भारत से पैसा और संसाधन तो निकाला, लेकिन बदले में भारत को उसके बराबर का कोई आर्थिक फायदा नहीं पहुंचाया। अब देखिए कि ये चालाकी भरा सिस्टम काम कैसे करता था। प्रक्रिया बहुत सीधी थी। कंपनी भारतीयों से टैक्स वसूलती थी, फिर उसी टैक्स के पैसे का एक हिस्सा इस्तेमाल करके भारतीय कारीगरों से उनका माल खरीदती थी। इसके बाद ये माल ब्रिटेन भेज दिया जाता था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ब्रिटेन को भारतीय सामान असल में मुफ्त में मिल रहा था, क्योंकि उसकी पेमेंट भारतीयों के ही पैसे से की जा रही थी। 1858 के बाद जब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, तो ये आर्थिक शोषण की नीतियां और भी ज्यादा सिस्टमैटिक हो गईं। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा भारत की अपनी इंडस्ट्रीज पर, जिसे हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगीकरण कहते हैं। ये टेबल इस पूरी कहानी को बहुत साफ साफ दिखाती है। 1750 के दशक में भारत फिनिश्ड गुड्स जैसे शानदार कपड़े और रेशम एक्सपोर्ट करता था, और 100 साल बाद 1850 तक भारत सिर्फ कच्चा माल जैसे कच्ची कपास, अफीम और नील का एक्सपोर्टर बनकर रह गया। ये सारा कच्चा माल ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में जाता और वहां से तैयार माल बनकर वापस भारत के ही बाजारों में बिकने आता था। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटेन से भारत में आने वाले सूती कपड़ों की मात्रा सिर्फ कुछ ही दशकों में आसमान छूने लगी। ये मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते कपड़ों की एक बाढ़ थी, जिसने भारत के पारंपरिक हैंडलूम उद्योग की कमर ही तोड़कर रख दी। लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। और ये सब सिर्फ बाजार की ताकतों की वजह से नहीं हो रहा था। नहीं, ये एक सोची समझी नीति थी। 1815 में ब्रिटिश संसद में दिया गया ये बयान, ये साफ साफ दिखाता है कि उनका इरादा भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को दबाने का था, ताकि ब्रिटेन की अपनी इंडस्ट्री को बचाया जा सके। आर्थिक नीतियों का असर सिर्फ उद्योगों तक ही नहीं रुका। खेती पर भारी टैक्स लगाया गया और किसानों को खाने की फसलों के जगह नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। इन नीतियों ने भारत को अकालों के लिए बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया। और ये आंकड़ा देखिए, ब्रिटिश सूत्रों के ही अनुसार इन नीति प्रेरित अकालों में लगभग 8.5 करोड़ लोगों की जान चली गई। चलिए अब जरा उन तथाकथित उपहारों पर एक नजर डालते हैं जिनका जिक्र अक्सर ब्रिटिश शासन के फायदों में किया जाता है, जैसे कि रेलवे। रेलवे को अक्सर भारत को एक करने और मॉडर्न बनाने के एक साधन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इस स्लाइड से साफ पता चलता है कि इसका एक दूसरा पहलू भी था। रेलवे का असली और मुख्य मकसद था बंदरगाहों तक कच्चे माल को तेजी से पहुंचाना, देश के अंदरूनी बाजारों में ब्रिटिश माल को पहुंचाना, और अगर कोई विद्रोह हो तो सैनिकों को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।
ये सोचना कि ये सारा विकास भारतीयों के लिए था एक मिथक है। जैसा कि ये कोड साफ करता है, रेलवे से लेकर पोस्टल सिस्टम तक ये सभी सुधार मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन की अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए ही किए गए थे। तो जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तब 200 साल के शासन के बाद देश की आर्थिक हालत आखिर थी क्या? ये आंकड़े एक तबाह कर देने वाली कहानी बताते हैं। दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा, जो कभी करीब 22.5% था, वो घटकर सिर्फ 4% रह गया था। 19वीं सदी के आखिरी दौर में प्रति व्यक्ति आय आधी हो गई, और तो और 1870 से 1920 के बीच भारतीयों की औसत उम्र भी 5वें हिस्से तक घट। तो आज़ादी के समय भारत को विरासत में मिली दूर दूर तक फैली भूखमरी, निरक्षरता और दुनिया की सबसे कम औसत आयु में से एक समय का फलता फूलता औद्योगिक देश अब एक गरीब, खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था बन चुका था। आखिर में सारे सबूत इसी एक बात की ओर इशारा करते हैं कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का खर्चा काफी हद तक भारत के पैसे और संसाधनों से उठाया गया था। भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये विकास के उन रास्तों की बात है जो अपनाए गए और वो रास्ते जो कभी अपनाए ही नहीं जा सके। ये उन दूर तक जाने वाले परिणामों के बारे में है जिनका असर आज भी महसूस किया जाता है।